अचानक से ये विस्फोट, ये बीजेपी की फंडिंग वाला मसला, ये जब जो भूमिका हमारी होती है मैं उस रूप में काम करता हूँ। कहने वाले राहुल जी बहुत कुछ कहते हैं। दल बदलू, दल बदलने वाले नेता के तौर पर देखा गया। सत्ता में मलाई खाते वक्त इस बात की याद नहीं आई कि पैसा कहाँ से आया। एक चीज अगर मुझे मलाई खानी होती है, मैं मंत्री था ना, 11 विभाग थे मेरे पास। मैंने 2016 में मुझे ज्वाइनिंग कराया। तब क्यों कराया? तब मैं दल बदलू नहीं था। तुम्हारा साथ दे रहा हूँ तो मैं अच्छा हो गया। और आपकी पार्टी तो पूरे दल बदलू से भरी है, तो निकाल दो ना उन सबको। आखिर इतना बूस्टर, इतनी ऊर्जा हरक सिंह रावत लाए कहां से, जनता ये जानना चाहती नहीं, है। ऐसा नहीं है। अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आनी है तो उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे आक्रामक हो गए अगर लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी जिम्मेदारी है। हरक सिंह रावत ने अपनी राजनीतिक हत्या कर दी, कुछ इस तरह की बात आई। जनता आपके साथ अगर होगी तो वो, आपने कहा ना कि आप जहां से चुनाव लड़े हैं वहां हार भी मिली, जीत भी मिली, लेकिन डरना नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का ये फेल्योर है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जनता का समर्थन न होने के बाद भी जबरदस्ती अपनी जिला पंचायत को, अपने ब्लॉक प्रमुखों को विराजमान करा रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। ये प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं है और भाजपा के लिए भी अच्छा नहीं। नमस्कार प्रहलाद, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में न्यूज ही न्यूज, और न्यूज इसलिए बनी क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश सरकार में भी मंत्री रहे हरक सिंह रावत ने बयानों के जरिए ऐसे तीर छोड़े कि खबर ही खबर हर रोज बन रही है। बल हर रोज खबर बतानी पड़ रही है। बल बीजेपी वालों के पसीने भी छूट रहे हैं। हरक सिंह रावत पर भी पलटवार बीजेपी वाले अब करने लगे हैं। आज एक बड़े पदाधिकारी को सामने लाए और कहा कि जब मंत्री थे तब क्यों नहीं बोला। इस तरह के पलटवार हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो सियासत है, वो सियासत उत्तराखंड की क्यों गरमाई हुई है, उसको लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। आखिर हरक सिंह रावत ने जो बयान दिया, उस बयान के आने में क्या कोई देरी हो गई? हरक सिंह रावत कांग्रेस के लिए क्या नया प्लान बना रहे हैं, या कांग्रेस क्या नया प्लान बना रही है? अचानक से हरक सिंह रावत का ये विस्फोटक अंदाज क्यों देखने को मिल रहा है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। हरक सिंह रावत हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं। हाँ, नमस्कार। नमस्कार रावत जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आज मुझे खबर मिली थी कि एक संगठन की महत्वपूर्ण बैठक थी, प्रदेश प्रभारी वहां पर थी। क्या कुछ इस बैठक का लबो-लुबाब रहा? क्या बातचीत हुई इस बैठक में? देखिए, आज की जो बैठक थी, जी जो हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, जी केंद्र से, पार्टी के सेंटर से हर जिले के लिए ऑब्जर्वर भेजा गया है जी और पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी संगठन को मजबूत करने को लेकर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जी आज की बैठक विशेष करके उस मुद्दे को लेकर थी। और इसके बाद जिस तरह प्रदेश के हालात हैं, उन सारे मसलों पर, उन मुद्दों पर भी आज चर्चा हुई है। जी हमारी प्रभारी आए थे, दोनों सह प्रभारी आए थे जी और गंभीर बातचीत उन्होंने सभी वरिष्ठ नेताओं से भी और कार्यकर्ताओं से भी अलग अलग उन्होंने की है कि कैसे हम पोलिंग बूथ स्तर पर, जिले स्तर पर संगठन को मजबूत करें और प्रदेश के स्तर पर हम कैसे आगे लड़ाई लड़ें। जी रावत जी, जी, बातचीत तो ओवरऑल मेरे को उत्तराखंड के सियासत पर करनी है, क्योंकि जितना अनुभव आपका है, बहुत कम ऐसे नेता उत्तराखंड में हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के दौरान भी वो कैबिनेट का हिस्सा रहे। उन्होंने देखा कैसे सरकारें चलती हैं। जब उत्तराखंड अलग हुआ तो उसमें पक्ष में भी रहे, विपक्ष में भी रहे। आप जब विपक्ष के नेता थे, आपका तेवर, वो तेवर एक अलग अंदाज था, वो हम सब ने देखा। मेरे सवाल ये है कि पिछले 10 साल पहले, मैं आपको देखता हूं तो याद करता हूं कि ये बीच के जो 10-12 साल है रावत जी, इस वक्त ये ज्वालामुखी बिल्कुल शांत था। अचानक से ये विस्फोट, ये बीजेपी की फंडिंग वाला मसला, ये तमाम चीजें आपने जो बोली, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? बीच में देखिए, शांति और विस्फोट हुआ मेरी ज्वालामुखी। एक आदत है। मेरी एक जी आदत है, जब मैं सरकार में होता हूं तो सरकार के मंत्री के रूप में यह जो जिम्मेदारी मेरे पास होती है, हम्म मैं उन विभागों में कोशिश करता हूं
जी अच्छा से अच्छा काम कर सकूं, जनता के हित में काम कर सकूं। जैसे मैंने सैनिक कल्याण मंत्री था, तो मैंने उत्तराखंड में सैनिकों को सबसे अधिक सम्मान देने का काम किया था। जी उनको हाउस टैक्स, जो नगर पालिका नगर निगम क्षेत्रों में रहते हैं, उनको हाउस टैक्स माफ किया। जी वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल जिन सैनिकों को मिला है, उनको दे एक मुश्त राशि भी, और जो सालाना उनको सहायता मिलती है, पूरे जी देश के अंदर मैंने नंबर 1 कर दिया था। उपनल में मैंने उपनल के कर्मचारियों को, जब मैं सैनिक कल्याण मंत्री बना था, मात्र 2-2.5 हजार थे वो उपनल कर्मचारी, और मैंने 25,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया। तो जब मैं दून मेडिकल कॉलेज बनाया, हल्द्वानी अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया, उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, पैरामेडिकल काउंसिल बनाई, नर्सिंग काउंसिल बनाई, मैंने बायोटेक, ऑर्गेनिक, टी गार्डन। तो मैं जब मैं मंत्री होता हूं, तो मेरा सारा फोकस अपने विभागों के माध्यम से प्रदेश के जनहित में मैं क्या कर सकता हूं, उस पर मेरा फोकस होता है। और जब मैं विपक्ष में होता हूं, तो एक विपक्ष की जो भूमिका है, 2007 तो से 12 का जिक्र आपने किया। मैंने किस तरह जब मेरा कार्यकाल था, कांग्रेस के 5 पार्लियामेंट सीटें हम जीते थे। 2012 में भी हम सरकार लेकर आए थे। जी तो एक विपक्ष के नेता के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में हमने संघर्ष किया और कांग्रेस को मजबूत किया। तो जब विपक्ष की भूमिका होती है, तो विपक्ष के सरकार का कोई गलत काम कर रही है, जनता के हित में काम नहीं ले रही है। जैसे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का मामला था, खनोड़ जी उस पर एक कानून ला रहे थे, विधेयक लाए थे सदन के अंदर कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता समाप्त करके इसको सरकारीकरण इसका किया जाएगा। उस पर मैंने लड़ाई लड़ी थी, मेरे 7 विधायकों ने लड़ाई लड़ी थी, विपक्ष के विधायकों ने, और नतीजा ये हुआ था कि हम 6 महीने के लिए हमको निष्कासित कर दिया गया था विधानसभा से। जी तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब जो भूमिका हमारी होती है, मैं उस रूप में काम करता हूं। जब सरकार में होते हैं तो सरकार के मंत्री के रूप में, जैसे मैं पिछली सरकार में, भाजपा सरकार में मंत्री था, जिसको लेकर मेरे खिलाफ जांच हुई, पागल और टाइगर सफारी, जो मैं कोटद्वार के हित में, गढ़वाल के हित में, उत्तराखंड के हित में, देश के हित में बहुत बड़ा काम था। जी कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग, कोटद्वार में सैनिक सेंटर स्कूल, लारडांग, चिलड़खाल, कालागढ़, रामनगर मोटर मार्ग, जो कि उत्तराखंड के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण है, उसके लिए मैंने काम किया। आज क्योंकि मैं विपक्ष में हूं, कार्यकर्ता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जहां गलत कर रही है, और अभी आपदा ही थी, ये विषय जो 30 करोड़ का जो मैंने उठाया, वो उस पर देर इसलिए हुई कि ये मुद्दा मैंने इसलिए इस समय उठाया कि उत्तरकाशी में आपदा आई, अभी दोनों धराली दोनों जगह आपदा आई, पौड़ी में आपदा आई। तो मैंने आपदा प्रबंधन पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार से मैंने कुछ आंकड़े लिए। तो सरकार के पास पर्याप्त धनराशि न होने के कारण मैंने ये मामला उठाया कि भाई भाजपा पे जो 30 करोड़ की एफडी है, जो उस समय भाजपा ने अपने संगठन चलाने के लिए बनाई है, उसको भाजपा मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दे, जिससे कि धराली और उत्तराखंड में जो आपदा आई है, उसमें सहायता दी जा सके, उसमें सहयोग किया जा सके। ये मुद्दा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं, मैंने ये मुद्दा आज इसलिए उठा क्योंकि मैंने आपदा प्रबंधन पे जो मीडिया से बातचीत की, प्रेस की, कांग्रेस भवन में, उसमें ये बातचीत आई। तो तब मैंने कहा कि भाई भाजपा के पास जो धन खनन माफियाओं के माध्यम से और तमाम लोगों के माध्यम से आया है, उसका उत्तराखंड की आपदा में उसका फायदा उत्तराखंड के लोगों को मिल जाए। जी
कहने वाले राहुल जी बहुत कुछ कहते हैं, हालांकि आपने कई बार इस बात का जवाब दिया कि आपको एक टैगलाइन दे दी गई, दल बदलू, दल बदलने वाले नेता के तौर पर देखा गया। ये कहा गया जब सत्ता में थे। आज ही एक पदाधिकारी बीजेपी के सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहते हैं कि सत्ता में मलाई खाते वक्त इस बात की याद नहीं आई कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ से जुटाया गया, और आज याद आ रही है, क्यों आ रही है? ये दल बदलने तो वाला जो टैग है। मैं अपने उन मित्रों से कहना चाहता हूं, जी जब 2016 में हम आपके साथ आए थे, जी तब मैं एक चीज में अगर मुझे मलाई खानी होती, मैं मंत्री था ना, 11 विभाग थे मेरे पास। जितने हम 10 विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे, उनमें मंत्री अकेला मैं मंत्री था। मैंने मंत्री पद छोड़ा जी क्योंकि मैंने, देखिए सवाल कांग्रेस भाजपा का नहीं है। हाँ अगर आज भाजपा सरकार कोई गलत काम कर रही है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया है, जितेंद्र कुमार को आत्महत्या की गई या उसकी हत्या की गई, आज उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, आपदा पीड़ितों को सहायता नहीं समय से मिल पा रही है, तो क्या कोई अपनी बात कहेगा नहीं क्या? और अगर कोई कह रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो रही है। तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहना चाहता हूं भाई कि हमारे विपक्ष में होने के नाते आपको जगाना, सरकार के सामने सवाल करना, सरकार के सामने सवाल उठाना, ये विपक्ष के कार्यकर्ता के रूप में हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमारी जिम्मेदारी है। अगर मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं तो उनको क्यों दिक्कत हो रही है? भाई जो चीज मैंने, जो बजाय मेरे व्यक्तिगत जीवन पर या मेरे राजनीतिक जीवन पे जब मैं भाजपा ने 2016 में मुझे ज्वाइनिंग कराया, तब क्यों कराया? तब मैं दल बदलू नहीं था। अगर मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं तो मैं अच्छा हो गया। पूरे परिवर्तन यात्रा 16-17 में परिवर्तन यात्रा धारचूला से लेकर पूरे बागेश्वर से लेकर पिंडर घाटी से लेकर पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा में, हरिद्वार में परिवर्तन यात्रा का मुख्य अतिथि आपने मेरे को बनाया, संयोजक मुझे बनाया। जी आपकी सरकार को लाने में मेरा भी तो योगदान था। अगर आज मैं आपके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं तो मैं दल बदलू हो गया, और आपकी पार्टी तो पूरे दल बदलू से भरी है, तो निकाल दो ना उन सबको। भाई आपकी पार्टी में 2-4 लोग होंगे भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से मंत्री और विधायक बने होंगे। पूरी भाजपा बदनाम देख लो, और उधर धारचूला तक चले जाओ, उधर गंगोली हाट तक चले जाओ, पूरी भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस की पार्टी हो गई है। सारे कांग्रेस के नेता आज भाजपा में, उत्तरकाशी में देख लो, जो चौहान अभी एमएलए वो भाजपा का, पुरोला में भाजपा का, यमुनोत्री में जो चुनाव लड़ा वो भी भाजपा कांग्रेस से आया हुआ जी। प्रतापनगर में गुड्डू पवार जो चुनाव लड़ा वो भी कांग्रेस से भाजपा में गया हुआ। अंसारी में जो चुनाव वो भी किशोर उपाध्याय जी कांग्रेस के, प्रीतम पवार यूकेडी के। तो ये बताए ना, ये पूरी भाजपा, मुन्ना चौहान जी विकास नगर में, वो तो जनता दल में रहे, बहुत सारी दलों में रहे। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो पूरी पार्टी दल बदलों से भरी हुई है। जी। दिलीप रावत पता नहीं कितने दल बदले, राजेंद्र भंडारी, वो पौड़ी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सतपाल महाराज जी, अगर सतपाल महाराज ने पहला चुनाव 89 में कांग्रेस से लड़ा था, 91 में भी कांग्रेस से लड़ा था, फिर उन्होंने अपनी पार्टी अलग बना दी थी ओल्डा, और उन्होंने अलग पार्टी, फिर तिवाड़ी कांग्रेस से लड़ा 96 का, फिर ओल्डा जी और उन्होंने अलग पार्टी बना दी जी। उसके बाद वो फिर कांग्रेस में आए, फिर अब आज भाजपा में। तो उनको तो
मैं अपने जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, तो सतपाल महाराज पे क्यों नहीं सवाल उठा रहे कि वो दल बदलू हैं? वो क्यों नहीं है, क्यों नहीं उन तमाम नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं? जी, एक चीज रावत जी आपने और बात का जिक्र, मैं तो आपको उस एग्रेसिव अंदाज में बीच में कभी मैंने देखा नहीं हाल में, तो इसलिए मेरे मन में बार बार ये सवाल निकल कर आया कि भाई की कोई नई भूमिका हरक सिंह रावत की कांग्रेस में अब हो चुकी है या फिर कोई नई जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है, चुनाव बहुत नजदीक है, आखिर इतना बूस्टअप, इतनी ऊर्जा हरक सिंह रावत लाए कहां से, जनता ये जानना चाहती नहीं, है। ऐसा नहीं है। हाँ, देखिए, ये जरूरी नहीं कि आपको कोई जिम्मेदारी मिले तभी आप काम करो। मैंने, अब चुनाव नजदीक है, 1 साल रह गया है। अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आनी है तो उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हमें जनता के बीच में जो सरकार कानून व्यवस्था पर, आपदा पर, बेरोजगारी पर, महिलाओं की सुरक्षा पर जो ठीक से काम नहीं कर रही है, उन मुद्दों को हमें जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा। ऐसे आक्रामक हो गए अगर लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी जिम्मेदारी है, और इसलिए हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। ये तो पार्टी तय करेगी कि हमें पार्टी चुनाव लड़ाती है, कौन सी जिम्मेदारी देती है, जी। ये तो कांग्रेस को तय करना है। और कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस हमारा सहयोग लेती है हर मामले में। राजस्थान चुनाव था तो मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, उड़ीसा चुनाव में मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया, दिल्ली चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में मुझे जिम्मेदारी दी गई। जी। आज भी जो प्रदेश के स्तर पर जो कोर कमेटी है कांग्रेस ने, उसमें मुझे रखा है, तो मेरा सहयोग हमेशा हर जगह कांग्रेस लेती है। आगे कांग्रेस जो भी जिम्मेदारी देगी हम उसका निर्वहन करेंगे, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि आक्रामक होकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, जिससे कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा मिल सके। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जिस तरह वो काम ठीक से नहीं हो रहा है, जिस तरह इस समय सारी गड़बड़ हो रही है, जी। चाहे रोजगार के मुद्दे पे हो, चाहे महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पे हो, चाहे आपदा में सहयोग को लेकर हो, तो इन सारे मुद्दों पे मैं, भाई देखिए, उत्तराखंड का नागरिक हूं, राजनीतिक कार्यकर्ता तो बाद में हूं, लेकिन मैं उत्तराखंड के आंदोलन में मैं सक्रिय था। और मैं भाजपा से विधायक था, लेकिन मैंने विधायक की चिंता नहीं की मैंने, और उत्तराखंड की लड़ाई को लड़ा मैंने। इसलिए मैं आंदोलनकारी हूं, उत्तराखंड आंदोलनकारी हूं। इसलिए हंसा दनाई, बेलवंती चौहान, जिन लोगों ने जिस उत्तराखंड की कल्पना उन्होंने की थी, अगर उस उत्तराखंड की लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरी आत्मा रोएगी। जब मेरे आंखें बंद होंगी, कल मैं इस दुनिया से जाऊंगा, तो मुझे लगेगा कि मैंने उत्तराखंड के साथ न्याय नहीं किया। उत्तराखंड के एक बेटे के रूप में, एक नागरिक के रूप में मैं उत्तराखंड के जज्बातों के साथ न्याय नहीं कर पाया। जी, एक चीज का रावत जी आपने और जिक्र किया, मैंने कहीं सुना था कि हरक सिंह रावत ने अपनी राजनीतिक हत्या कर दी, कुछ इस तरह की बात आई। ये इसका जिक्र किस उसमें किया, क्या बात थी अंदर की? नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। मैंने वो उत्तर प्रदेश में जब मैं बहुजन समाज पार्टी में गया था, उस समय किया, जब मायावती ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो रावत जी। तो मैंने रात भर में सोचा कि, मैंने कहा बहन जी मुझे एक दिन का समय दो। मैं डालीबाग गेस्ट हाउस लखनऊ में ठहरा था। मैंने बहुत चिंतन मनन किया कि हरक सिंह तेरी हत्या तो हो जाएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का उत्तराखंड में कोई बहुत प्रभाव नहीं था उस। तो मैंने कहा तुझे राजनीतिक नुकसान होगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जाने के कारण उत्तराखंड को कुछ मिल जाएगा। और मैंने दिया उत्तराखंड को। जी। उधम सिंह नगर जिला, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जिला का निर्माण हुआ। विकासनगर, ऋषिकेश, गैरसैंण, श्रीनगर, घनसाली, पोखरी तहसील का, कपकोट तहसील का निर्माण हुआ। मैंने नैनीताल में इतने विकास की योजनाएं दी कि संजय कुमार नगर पालिका के चेयरमैन थे। जब मैं नैनीताल गया जी। तो नैनीताल में उस समय
अखबारों में छपा कि किसी नेता का अब ऐसा अभूतपूर्व स्वागत नैनीताल में पहली बार हुआ कि सारे दलों की सीमा टूट गई मेरे स्वागत को लेकर। तो मैंने बहुजन समाज पार्टी में जाकर उत्तराखंड को दिया है। उत्तर प्रदेश के खर्चे पर 4 जिले बना दिए। उसके बाद तो राज्य बनने के 25 साल हो गए, एक जिला नहीं बना पाया कोई। निशंक जी के समय में जिले घोषित हुए थे, आज तक वो जिले नहीं बन पाए, जिसमें कोटद्वार भी जिला था, आज तक वो जिले नहीं बन पाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो शब्द मैंने इसलिए कहते कि मैंने रानीते अपनी हत्या की है, लेकिन अपनी हत्या के बल पर उत्तराखंड को मिला है ना। मैंने कहा कि मैंने हमेशा जब भी दल बदले हैं अपने स्वार्थ में नहीं बदले हैं जी, उत्तराखंड के हित में बदले हैं। उत्तराखंड के हित में प्राथमिकता मैंने दी है, अपनी राजनीति को प्राथमिकता नहीं दी है। जी। ये अलग बात है कि मैं जिस दल में जाता हूं उस दल की सरकार आ जाती है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। भाई देखिए, कांग्रेस 12 से 17 तक कांग्रेस सरकार थी, भाजपा की सरकार आ गई जी, 22 में भी आ गई होती कांग्रेस सरकार। जी। अगर हमने ठीक से योजना बनाई होती तो जनता ने तो कांग्रेस सरकार बनाने का मन बनाया था, लेकिन हमारी कांग्रेस की अपनी गलतियां थी। हमने टिकट ठीक से नहीं बांटे, ठीक से हरक सिंह रावत का उपयोग ठीक से नहीं किया, क्योंकि ज्वाइनिंग में जो 5-6 दिन बर्बाद हमने किए कांग्रेस ने, उससे मेरे ज्वाइनिंग का जो माहौल का फायदा कांग्रेस की सरकार को बनाने में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। जी। अगर 1 लाख लोगों की मैं रैली देहरादून में करता जी, और तब कांग्रेस में सम्मिलित होता, कांग्रेस का कोई राष्ट्र नेता उसमें आता, तो एक माहौल बन जाता प्रदेश के अंदर। लेकिन कांग्रेस उसका फायदा नहीं ले पाई। जी। इस बार माहौल बन रहा है क्या? क्योंकि आपने तीर तो छोड़ दिया और हलचल भी मची गई है। एक चीज देखिए, और मैं मैं आपसे जानना चाहता हूं राहुल देखिए जी, जी, अगर कि कांग्रेस जी, कांग्रेस आक्रामक है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसी ऊर्जा मैं अभी देख पा रहा हूं, मैंने ऑफ रिकॉर्ड आपसे कहा भी कि एक अलग तरह की ऊर्जा जो पत्रकारों को भी एक्टिव कर दिया जिस खबर ने, जिस बयान ने ना, वो उस तरह की ऊर्जा देखने को मिली। हरक सिंह रावत विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, मुझे ऐसी खबर आई। और ये भी खबर मुझे आई कि हरक सिंह रावत एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। वो लक्ष्य कांग्रेस के साथ और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ डिस्कस करके ये फाइनल हो चुका है कि कितनी सीटों पर हम लोग जीतेंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे। हाँ, मैं डिस्कस अपनी पार्टी के नेताओं से मैंने डिस्कस किया है, और मेरा कहना है कि 34 देहरादून की 10 में से 8 सीटें, हरिद्वार जिले की 11 में से 10 सीटें, उधम सिंह नगर की 10 की 10 सीटें, नैनीताल जिले की जो तराई की 3 सीटें, 34 सीटें ऐसी हैं जहां सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस के पक्ष में। हमें थोड़ा सा मेहनत करनी है, हमें ठीक से टिकटों का वितरण करना है, तो निश्चित रूप से इन 34 सीटों में से 25-26 सीटें तो हम केवल उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार जनपद से जीत सकते हैं। हमें तो सरकार बनाने के लिए फिर पूरे पहाड़ से 10-15 सीटें चाहिए कांग्रेस को। तो हम एक एक सीट पर अगर ठीक से काम करें तो हम, जैसे 2002 में हम पौड़ी जिले में एक सीट को छोड़कर 8 में से 7 विधायक जीते थे हम, फिर अब तो 6 सीटें हो गई। हम 6 की 6 सीटें जीत सकते हैं पौड़ी जिले में, टिहरी में 6 की 6 सीटें जीत सकते हैं, रुद्रप्रयाग में जीत सकते हैं, हम चमोली में जीत सकते हैं, तो इसी तरह कुमाऊं में भी हम जीत सकते हैं। जी, मैंने एक सवाल और पूछा था राहुल जी, आप कर गए या भूल गए या बताना नहीं चाह रहे कि कहां से चुनाव लड़ेंगे हरक सिंह रावत? नहीं, मैंने अभी कह दी चाहिए। देखिए, ये मेरे पार्टी तय करेगी कि मुझे कहां से चुनाव लड़ाना है, और आपको मालूम है कि मैं हमेशा सीट पहले से तय नहीं करता हूं। पार्टी
देख कभी मुझे लेस्टोन भेज दिया तो मैं वहां लड़े। कभी रुद्रप्रयाग भेजा, मैं वहां जीता, कोटद्वार भेजा, मैं वहां जीता। पार्टी जहां तय कर देती है, पार्टी जहां तय कर देती है, मैं वहां लड़ता हूं और जीतता हूं। ये घमंड नहीं है मुझे घमंड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं मैं हारा भी नहीं हूं, मैं हारा भी हूं, लेकिन अधिकतर चुनाव जीता हूं। एक 96 का चुनाव देख छोड़ दिया जाए तो 91 से लेकर 2017 तक मैं लगातार चुनाव जीता हूं, 6 चुनाव लगातार जीता हूं, और अलग अलग विधानसभा से जीता हूं। इस बार सहसपुर या कहीं और? नहीं, कहीं लड़ा दे पार्टी, जहां भी लड़ा दे, डोयलो लड़ा दे, केदारनाथ लड़ा दे, पौड़ी जिले में किसी चौपटा खाल लड़ा दे, किसी सीट पे लड़ा दे, तो मैं लड़ूंगा। अगर पार्टी कहेगी नहीं भाई आपको लड़ाना है, आप चुनाव लड़ाओ, तो मैं चुनाव लड़ाऊंगा। क्योंकि मुझे बहुत शौक ये नहीं है। देखिए आप मेरा शौक देखिए, आप मुझे इतने समय से देख रहे हैं, जो आदमी 27-28 साल में उत्तर प्रदेश में मंत्री हो गया हो, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ गया। मुझे विधायक, मंत्री, ये बहुत, अब मेरे लिए वो चीज नहीं रह गई है जी। जब कोई नया होता है तो उसको कहता है यार मैं विधायक हो जाऊं, मैं मंत्री हो जाऊं। जैसे अभी गोदयाल जी हम मजाक कर रहे थे, मजाक नहीं, वे तो कह तो सही रहे थे। अभी हम लोग बैठे थे, लंच कर रहे थे, सैलजाल जी और हम सब लोग, तो गोदयाल जी कह रहे थे यार तुम तो जो है इतनी बार मंत्री हो गए, मैं तो एक बार भी मंत्री नहीं हो पाया, दो बार विधायक हुआ और मंत्री नहीं हो पाया। तो मैंने कहा हो जाओगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे एक दिन। ठीक, तो एक और जी ठीक है, आप चुनाव लड़ेंगे ये तो तय है और पार्टी तय करेगी। मुझे ऐसी खबर कि सहसपुर में तैयारियां कर रहे हैं हरक सिंह रावत, ऐसा मुझे कहा गया। चलिए ठीक है, जनता आपके साथ अगर होगी तो वो, आपने कहा ना कि आप जहां से चुनाव लड़े हैं वहां हार भी मिली, जीत भी मिली, लेकिन डरना नहीं है। मेरा अगला सवाल हरीश रावत और हरक सिंह रावत के संबंधों को लेकर है। जब आपकी एंट्री हुई थी तो उस दौरान एक खटास, ये कहा गया कि उस तरह की चीजें हरक सिंह रावत के जिम्मे नहीं आई या नहीं लाई गई या उन्हें नहीं जिम्मेदारी दी गई, उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। अब एक तो यहाँ की हरीश रावत आप कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या इस तरह की राजनीति से वो दूर है, तो वो वाला रास्ता तो साफ हो गया। इसकी वजह भी मैं मानूं कि हरक सिंह रावत एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, हरीश भाई बड़े भाई हैं और उनसे मेरे संबंध बहुत अच्छे पहले भी थे, आज भी है। ठीक है, बीच में कुछ चीजें हुई जिनके कारण आपस में कुछ मतभेद हुए, लेकिन आज क्योंकि उनका उद्देश्य भी वही है, मेरा उद्देश्य भी वही है, तो अब 2 रावत 63, 36 का आंकड़ा नहीं हो गया, अब तो 63 हो गए दोनों रावत। अच्छा, नहीं त्रिवेंद्र बड़ा भाई 6 और मैं 3 हूं, और 63 हो गए, दोनों के मुंह एक तरफ हो गए। 36 नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र भाई भी अपना भाई है, देखिए ना मेरी बात का समर्थन कर दिया। लेकिन तो कहीं ना कहीं हमारी बात को ठप्पा लगा दिया। आज चर्चा क्यों हो रही है? नाम नहीं बताएंगे रावत जी, वो बोले कि नाम नहीं बताएंगे। बता, नाम बता देंगे अगर वो बहुत अच्छा, मैंने कहा भाई लिस्ट जारी कर दो। अगर वो लिस्ट जारी कर देती है भारतीय जनता पार्टी कि किस किस ने चंदा दिया, तो जनता को अच्छा लगेगा ना, वो देखेंगे रामनगर में कौन दानदाता है। तो कल लोग, कोई मंदिर बना रहा होगा, कोई गरीब की शादी होनी है, तो लोग उससे चंदा मांगने जाएंगे कि भाई तो भाजपा को 10 लाख चंदा दे रहा, तो हमको 50,000 तो दे दे कम से कम चंदा। रामलीला होनी है, रुद्रपुर है, कोटद्वार है, हरिद्वार है, अच्छा है। और ये जो अब 27 करोड़ रुपए जो त्रिवेंद्र भाई ने कहा है, 27 करोड़ की एफडी, अब 30-35 करोड़ की हो गई होगी, तो आपदा प्रबंधन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दें तो काम आएगा। थराली में राहत कार्य में ये धनराशि का उपयोग होगा, लोगों को मदद मिलेगी। तो मैं तो त्रिवेंद्र भाई का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है कि भाई हाँ 27 करोड़ रुपए मिले थे।
ये भी कह दिया ना कि वो तो व्हाइट मनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो टेबल के ऊपर से लिया गया। मैंने जब आरोप लगाया था, मैंने जब प्रेस के बीच में कहा था, तो आप देख लीजिएगा मैंने क्या कहा था। मैंने कहा मैंने चेक लिए, मैंने भी ये कहा कि चेक से लिया। मैंने भी जो 1 करोड़ धनराशि मैंने भी दी है सहयोग के रूप में, मैंने भी लोगों से चंदा ही लिया, चेक से लिया है। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई भाजपा को इतना चंदा कोई दे रहा है, आखिर क्यों दे रहा है? और भारतीय जनता पार्टी अपने लिए चंदा ले रही है, लेकिन अब आपदा पीड़ितों के लिए क्यों नहीं चंदा इकट्ठा करके उनकी सहायता पहुंचा रही है? जोशीमठ के जो होटल और घर टूटे थे, आज तक उनको क्षतिग्रस्त पूरी क्षति नहीं मिली है, को पूरी सहायता उनको नहीं मिली है जी। तो ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करना चाहिए। ठीक, सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं एक सवाल, आप नेता प्रतिपक्ष रहे और वो दौर मैंने देखा है आपका, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता में उस दौरान काफी जोशीला था। अब तो उतना जोश रहा नहीं, लेकिन वो अंदाज हमको बूस्टअप करता था, और वही इस बार भी आपका देखने को मिला। अभी गैरसैंण में सत्र हुआ, मैं गैरसैंण को लेकर भी चिंतित हूँ। मैं आप जैसे नेताओं, वरिष्ठ नेताओं जिसका अनुभव इतना ज्यादा रहा है कि हमारी तो उम्र इतनी नहीं है जितना आपका राजनीतिक कैरियर हो गया रावत जी, गैरसैंण को लेकर भी मेरी चिंता है। आप लोग गैरसैंण में कांग्रेस और बीजेपी के लोग जाते हैं, विधायक वहां पर सदन चलाते हैं, हंगामा हंगामा हंगामा। आप नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके जरिए जानना चाहता हूं, जिस बात का जिक्र आपने किया बाहर, और ऐसी कई और सारी समस्याएं हमारे पास हैं, हमारे सामने है, उत्तराखंड सामने खड़ी हैं। आपदा थी और हिंसक होती राजनीति थी, पंचायत चुनाव हमने इससे पहले ऐसा कभी देखा नहीं। आप लोगों ने तो बहुत चुनाव देखे होंगे कि इतनी हिंसात्मक चीजें वहां देखने को मिली। वहां राहुल जी हंगामा हंगामा हुआ, विपक्ष अपनी बात नहीं रख पाया। अगर सीधे तरीके से बात रखता, आपको क्या लगता है एज ए विपक्ष के नेता में? ये पहली जिम्मेदारी सदन चलाने की सरकार की होती है जी। अगर विपक्ष जो है कानून व्यवस्था के मुद्दे पे चर्चा कराना चाहता था, तो सरकार को बचना नहीं चाहिए था। सरकार कहती ठीक है, हम नियम 310 में नहीं, नियम 58 में विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन करती सरकार, संसदीय कार्य मंत्री निवेदन करते कि जी नियम 58 में हम चर्चा करने लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बिल्कुल चर्चा नहीं कराना चाहती थी, और इसलिए सदन नहीं चला। और देखिए, मैंने तो पहली गैरसैंण में जब मुख्यमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी बड़ा ढोंग पीट रही थी कि कठिन परिस्थितियों में हम गैरसैंण पहुंचे, मैंने तभी कह दिया था ये सब बेकार है, तो उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हो रहा है। हाँ, वो बात अरे भाई, आप कह रहे हो ग्रीष्मकालीन हमने राजधानी बना दी। ग्रीष्मकालीन राजधानी में और ग्रीष्मकालीन सत्र में अलग अंतर होता है। राजधानी का मतलब, ग्रीष्मकालीन राजधानी का मतलब हुआ कि गर्मियों में गर्मियों का जो सीजन होता है, मई जून जुलाई, 3-4 महीने आप सरकार वहीं से चलाओगे, सचिवालय वहीं चलेगा। और ये तो केवल आपने वहां सचिवालय बनाया, सचिवालय नहीं बना, वहां कर्मचारियों के क्वार्टर, कर्मचारियों के लिए वहां कोई सुविधा हुई है? नहीं हुई है। आप तो केवल 1-2 दिन के लिए विधानसभा चलाते हो और पीठ थपथपाते हो कि हम तो गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने बना दी। अरे ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बनाई आपने जी। आप केवल ग्रीष्मकालीन सत्र चला रहे हो, सत्र चला रहे हो कि टूरिस्ट की तरह गए तो 1-2 दिन के लिए हल्ला मचाया, 2-4 विधेयक पास किए जी और चलाए। और जो खर्चा होता है वहां, इतना खर्चा आपने किया, और क्योंकि गंभीर चर्चा तो हुई ही नहीं। इसका मतलब आगे हम चुनाव में कांग्रेस को गैरसैंण को लेकर भी आक्रामक देख सकते हैं। आपने क्योंकि बिल्कुल, हम देखिए कांग्रेस केवल गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं चलाएगी। कांग्रेस सरकार आएगी तो कांग्रेस ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएगी, पूरा सचिवालय, पूरी सरकार गर्मियों में 3 महीने वहीं चलेगी
जी। केवल सत्र नहीं चलेगा, सरकार वहीं से चलेगी। अब लग रहा है कि वो 63 और वाला जो मामला आप कह रहे थे, अब हरीश रावत और हरक सिंह रावत के विचार और सब चीजें मेल खा रही है, क्योंकि हरीश रावत जी ने भी ये कहा था कि हम सरकार 27 में लाइए, देखिए हम कैसे वहां पर राजधानी, स्थायी राजधानी बनाते हैं। इस बात का आगे जिक्र करेंगे। एक और चीज है, आप अनुभव काफी रखते हैं हरक सिंह रावत जी। जो पंचायत चुनाव बीता, हमने देखा काफी हिंसाएं हुई, और मैं तो उस दोराहाट ब्लॉक से आता हूं जहां पर तमंचे निकल गए, लाठी डंडे हुए, इस बार बेताल घाट में हमने देखा। ये जो कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस भी हल्ला बोल रही है, इसको लेकर क्या रणनीति कांग्रेस की है, और कांग्रेस को क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जी। जब जनता का आशीर्वाद, जनता का जन समर्थन छूटने लगता है तो खिसियाई बिल्ली ऐसे खंबा नोचती है। और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का ये फेल्योर है कि वो बंदूक की नोक पर, पुलिस के बलबूते पर, गुंडों के बलबूते पर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और पंचायतों में जनता का समर्थन न होने के बाद भी जबरदस्ती अपनी जिला पंचायत को, अपने ब्लॉक प्रमुखों को विराजमान करा रहे हैं। ये अच्छा नहीं है, ये प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं है और भाजपा के लिए भी अच्छा नहीं है। जी। एक और चीज ये निकल कर आई कि कुछ लोग जो सत्ता से बीजेपी है और बीजेपी से जुड़े हुए लोग, और जैसे जितेंद्र कुमार का जिक्र आप कर चुके हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनका कनेक्शन सीधे बीजेपी से निकल रहा है या उस पार्टी से, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंसात्मक होती सियासत को हम देख रहे हैं। जो लोग इस सियासत से जुड़े हुए हैं, उनके नाम, उनके कनेक्शन कहीं ना कहीं सामने आते हैं। ये चिंताजनक है सबसे ज्यादा। बिल्कुल चिंताजनक है। अब देखिए, पेपर लीक हुआ अध्यक्ष सेवक नायक का, तो भाजपा का कार्यकर्ता हाकम सिंह। लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हुआ तो भाजपा का मंडल अध्यक्ष। लाल कुआं में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ तो भाजपा का दर्जाधारी। अल्मोड़ा में हुआ तो भाजपा का कार्यकर्ता। चंपावत में हुआ तो भाजपा का कार्यकर्ता। हरिद्वार में एक महिला ने अपने 13-14 साल की लड़की से दुराचार करवाया तो भाजपा की महिला नेता। अंकिता की हत्या हुई तो भाजपा के नेता। अभी जितेंद्र कुमार की आत्महत्या की गई या हत्या की गई, उसमें भी भाजपा का नेता। तो ये ऐसा क्या हो गया कि सारे अपराधों में, चाहे पेपर लीक वाले अपराध हो, चाहे बलात्कार, महिलाओं के साथ अत्याचार हो, चाहे किसी कोई हत्या हो, सब में भाजपा के लोग ही क्यों संलिप्त हो रहे हैं? आज एक सवाल ये जरूर खड़ा हो गया है। अब मैं अपने भाजपा के मित्रों से ये कहना चाहता हूं कि वो आत्ममंथन करें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि सब तुम्हारे कार्यकर्ता ही ऐसे गलत काम क्यों कर रहे हैं, बजाय मेरे पे कटाक्ष करने के। अगर कोई मुद्दे हमने उठाए हैं, गलत तो नहीं उठाए। अंकिता वाले मामला या एक भी जो मैंने अभी आपके सामने गिना है जी, इनमें सब में भाजपा के नेता की संलिप्तता है कि नहीं है? सब में है। तो ये भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए। देखिए, आज वो सरकार हमेशा नहीं रहती है, और अगर वो भी सरकार में आए हैं तो देखिए, कोई भी सरकार में आता है या राजनीति करता है तो ये सोच के करता है कि भाई मैं प्रदेश के लोगों के लिए अच्छा काम करूंगा, मेरा नाम होगा, आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि हमने प्रदेश के लोगों के लिए अच्छा काम किया। तो इसलिए मैं अपने भाजपा जब जगो तभी सवेरा। आज भी देखिए, सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन इस देवभूमि को हमें अच्छा बनाना है। उन शहीदों के सपने को हमको पूरा करना है। और ये भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, हम सब लोगों को मिलजुल कर एक स्वस्थ राजनीति हम प्रदेश के अंदर करें, मुद्दों की राजनीति करें, विकास की राजनीति करें, मानवता की राजनीति करें,
रोजगार की राजनीति करें, जी तो मैं सोचता हूं ये भाजपा के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, यूकेडी के लिए भी अच्छा है। जी। जिस तरह से कांग्रेस अभी आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रही है, हम तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। ये आपने जब राजभवन कूच किया था उस दौरान की तस्वीरें हैं। मैं कांग्रेस का अगला कदम हरक सिंह रावत के जरिए जानना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि चंदे का खुलासा हम करने वाले नहीं है, लिस्ट हम देने वाले नहीं है। कानून व्यवस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं वेल एंड गुड, ये तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी सब चुप हैं। कोई उस तरीके से आपके अंदाज में आपको जवाब नहीं दे रहा। मुझे पता है कि हरक सिंह रावत को वो चीज चाहिए जिस अंदाज में अगर वो बात कर रहे हैं, उसी अंदाज में उनको रिप्लाई आए तो और एनर्जी आपको मिलेगी, लेकिन ऐसा बीजेपी वाले नहीं कर रहे। इसका क्या समझें? बीजेपी वाले शांत हैं। बीजेपी वाले इसलिए नहीं कर रहे हैं रौतेला जी, बीजेपी वाले इसलिए नहीं कर रहे, वो हरक सिंह के बात का जवाब देने के हिम्मत उनमें नहीं है। वो जानते हैं, इसलिए तो आप देखोगे जो प्रवक्ता खड़ा कर रहे हैं वो जानते हैं कि इन प्रवक्ताओं का जवाब हरक सिंह नहीं देगा। अब मुझे बता दो, मैं अब जो जैसे कोई प्रवक्ता भी बोल रहा था, वो बिल्कुल मेरे छोटा भाई के भी बेटे की तरह समझ लो। अब क्या जवाब दूंगा मैं इनका? मुख्यमंत्री ये महेंद्र भट्ट ने बोला तो मैंने महेंद्र भट्ट को जवाब दे दिया। मैंने कहा महेंद्र भाई अच्छा है तो आज राज्यसभा बन गया, प्रदेश अध्यक्ष बन गया। मैंने तो तुझे उस हालत में देखा है जब तेरे पीसीओ में कोई भी नहीं होता था, मैं मंत्री था, विधायक था, मैं तेरे पीसीओ में आके बैठता था। तो अब उसके बाद ये कोई जवाब नहीं दे रहे, अजय भट्ट जी नहीं बोल रहे हैं, कोई इनका बड़ा नेता नहीं बोल रहा है, मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं। अगर ये बोलेंगे, जिस दिन इनके बड़े नेता बोलेंगे उस दिन मैं और बोलूंगा। और ये जानते हैं कि हरक सिंह रावत का बातों का जवाब देना उनको भारी पड़ सकता है। जी रावत जी, एक और बात मैं भूल जाता हूं कि आपसे बात करते करते आप चीजें ऐसी बता रहे हैं। आपको लेकर ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब विभाग काफी एक्टिव रहा आपको लेकर। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि पूरे देश में कांग्रेस ये कह रही है कि गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हरक सिंह रावत की नजर में मैं देखिए पाखरो टाइगर सफारी में सीबीआई की जांच, ईडी की जांच हुई, मेरा नाम ना चार्जशीट एफआईआर में था ना चार्जशीट में। सहसपुर की जमीन के मामले में ईडी ने चार्जशीट लगाई, बिल्कुल फर्जी लगाई है। 0.1% भी हम दोषी नहीं है जी। अब न्यायालय में मामला आ गया, ईडी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। कारण क्या है कि भाई हमने जमीन खरीदी, पैसा दिया, जमीन खरीदी। अगर कोई गड़बड़ 50 साल पहले, 60 साल पहले कोई गड़बड़ हुई तो उस महिला के खिलाफ करना चाहिए ना मुकदमा, जिससे हमने जमीन खरीदी। या राजस्व विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ करना चाहिए जिन्होंने 60 साल तक उस महिला के नाम पर जमीन चढ़ा के रखी। जी। हम कहां दोषी हैं? हम तो खरीदार है। मैं आरोतले जी आपसे कहूं, आप कोई जमीन, अभी नोएडा में रह रहे हो, आप कोई जमीन खरीदोगे, कितने साल का रिकॉर्ड देखोगे? 12 साल, 30 साल, 40 साल। राजस्व विभाग का रिकॉर्ड देखोगे, आपको लगेगा कि राजस्व विभाग को उसका नाम है तो आप खरीद लोगे। अगर कल कोई कहे नहीं जी 50 साल पहले ऐसे हुआ था, तो उसमें आपकी गलती कहां है? और ये बिल्कुल गलत तथ्यों पे चार्जशीट ईडी ने लगाई। और ईडी की स्थिति तो आप देख ही रहे हो। अभी माने सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई जो रेवेन्यू के मामले हैं, सिविल के मामले हैं, उनमें तुम क्रिमिनल और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले क्यों लगा रहे हो? अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है जी कि भाई सिविल के मामलों में क्रिमिनल मुकदमे पुलिस और ईडी क्यों दर्ज कर रही है? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि न्यायालय में हमें न्याय मिलेगा। अभी हाईकोर्ट से स्टे है, अभी उस पर तारीख लगी है। हम हाईकोर्ट गए थे ईडी की चार्जशीट के खिलाफ,
उस पर स्टे लगाया, आगे हियरिंग माननीय उच्च न्यायालय में हियरिंग होगी और हमें पूरा भरोसा है उच्च न्यायालय पर, इस देश की न्याय व्यवस्था पर। और जिस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है ईडी को, और ईडी फिर भी चेत नहीं रही है, विश्रम हो गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार ईडी धाराशायी हो रही है, हाईकोर्टों में धाराशायी हो रही है, फिर भी क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी के टूल के रूप में काम कर रहे हैं, एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, वो एक निष्पक्ष जांच एजेंसी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। जी नहीं, हरक सिंह रावत बार बार ये कहते हैं कि अभी बीजेपी के खिलाफ उनके पास बहुत सारे बम है फोड़ने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ राहुल जी, कौन से वक्त का इंतजार हो रहा है? अगर बम है तो फोड़ दीजिए, आज ही फोड़ दीजिए, अभी फोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं करेंगे, धीरे धीरे। देखिए इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूँ, प्रोफेसर रहा हूं। मैं गढ़वाल राइफल्स का हेडक्वार्टर लेस्टोन जहां है, वहां 10 साल विधायक रहा, सैनिक कल्याण मंत्री रहा। तो सेना से मेरा कई 4 तरह का रिश्ता है। मैं नाना जी भी सेना में थे, आजाद हिंद फौज में थे, उस बाद जैसे सेना में थे, फिर सुभाष चंद्र बोस साथ बगावत करके चले गए थे जी। मेरी माँ जब 10-11 दिन की थी, मैं नाना जी उस दिन चले गए थे और उसके बाद उनको लापता घोषित कर दिया था। तो आजाद हिंद फौज के पोता हूं मैं, सिपाही का बेटा हूं। तो इसलिए लड़ाई में, चाहे लोकतंत्र की लड़ाई हो चाहे युद्ध की लड़ाई हो, साला गोला बारूद एक साथ नहीं डालना चाहिए। माना आपके पास 10 गोले हैं और आपने एक साथ डाल दिए, और फिर उसके बाद जब विपक्ष आप पे आक्रामक होगा तो क्या डालोगे जी? तो इसलिए मैंने हाँ, मैं धीरे धीरे डालूंगा। वो मैं चाहता हूं, वो मैं इसलिए मैं उनको उकसा रहा हूं जी। मैंने उकसाया उनको, एक बम डाला, उनको उकसा दिया। जैसे उन्होंने कुछ कहा, मैंने उसका जवाब दिया। अब वो बैग फुट पे है ना इस समय। देखिए तो है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूं कि बीजेपी डिफेंसिव हो जाए। हालांकि मुझे ये खुलासा करना नहीं चाहिए था ये स्ट्रेटजी का अपना, लेकिन क्योंकि आपने बोला तो मेरे मुंह से निकल गया। मतलब इंतजार करना। मैं तो मैं भी ये जानना चाह रहा था कि आप जिस चीज को आपने पढ़ा, जिस चीज को आपने जिया, तो आप बखूबी जानते हैं कि कौन सा बम कहाँ फोड़ा, और सियासत में सब लोग ये करते भी हैं। लेकिन कांग्रेस की अगली रणनीति के बारे में चलते चलते मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आपने बहुत वक्त मुझे दिया है, कि आगे क्या होने वाला है। देखिए, सत्ता में वापसी का सपना आप देख रहे हैं, हरक सिंह रावत देख रहे हैं, और अभी मुझे ऐसा लगता है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, कई लोग कहें कि पूरी जो यूनिट है कांग्रेस की वो जोश में है और आपके अगल बगल दिखाई दे रही है। मैं करण मारा को भी देख रहा था, मेरे इलाके से आते, काफी जोशीले हैं, लेकिन आपका जोश और उनके जोश में जमीन आसमान का फर्क था। वो तो युवा है, यंग है, लेकिन तभी मैं उस प्रदर्शन को देख रहा था। आगे क्या कदम कांग्रेस उठाने जा रही है? कांग्रेस एकजुट होकर, देखिए कोई भी लड़ाई आसान नहीं होती है। मैंने बहुत युद्धों का अध्ययन किया है। कई बार छोटी सेना जीत जाती है और बड़ी बड़ी सेनाएं हार जाती है। इसलिए ये लोकतंत्र में ये भी एक तरह की लड़ाई है, और इसमें हमको बहुत तरीके से संभल कर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जो जीता वो सिकंदर। और इसलिए हम कांग्रेस को, आसान नहीं है हमारी लड़ाई। मैं देखिए बहुत सच कह रहा हूं, मैं आसान लड़ाई नहीं है। भाजपा जैसे चालाक लोगों को, जो चालाक हैं, धन उनके पास, पैसा बहुत है। राजनीति में आजकल सबसे ज्यादा बड़ा हथियार तो पैसा है। अच्छा, आजकल अच्छे अच्छे लोगों की नियत डगमगा जाती है पैसे पे। तो पैसा है, उनके पास संगठन है, हमारे पास केवल जज्बात है, लोगों की समस्या है। तो हम अगर ठीक से लोगों के बीच में जाएंगे, पार्टी को ठीक से खड़ा करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम जीत नहीं सकते, हम निश्चित रूप से जीत सकते हैं। जी
नहीं, हरक सिंह रावत, मेरा मकसद वो नहीं था कि आप मुझे कांग्रेस के बारे में बताएं, मैं जानता हूँ ये चीजें तो नॉर्मल सी बात है। मैं वो चीज जानना चाहता हूँ कि जो हरक सिंह रावत करने वाले हैं या हरक सिंह रावत के जिम्मे जो जिम्मेदारी दी गई है या आने वाली है, ये क्या किस भूमिका में दिखाई देंगे हरक सिंह रावत, ये मैं देखना अब वो चाहता हूँ। कल वो भविष्य की गर्त में जब पार्टी मुझे कोई काम देगी, क्या काम देगी वो आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा, ये बात उस दिन करेंगे। नहीं, अभी आपने इसी में कहा ना, मेरे से बात की, देर हो गई थी, वो चिड़िया चुगी खेत, फिर क्या जब आप आए थे आपका सही इस्तेमाल नहीं कर पाई कांग्रेस। और अगर आज भी हाँ, इस वक्त में अगर नहीं कोई ऐसी जिम्मेदारी या कोई ऐसी बात आप नहीं अब बताएंगे देखिए मुझे। वो तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो पार्टी को तय करना है। हम्म। पार्टी सब जानती है कि कौन आदमी कितना दौड़ सकता है, कौन आदमी कितना कर सकता है, पार्टी को किसकी उपयोगिता क्या ऐसे करनी है, ये तो पार्टी तय करेगी। क्योंकि देखिए मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अब पार्टी को मेरी उपयोगिता किस रूप में करनी है वो पार्टी को तय करना है। लेकिन पार्टी जो भी काम देगी, देखिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है जी। जो भी काम देगी, दरी बिछाने का काम देगी, झंडे लगाने का काम देगी, तो हरक सिंह रावत ऐसे झंडे लगा देगा, हर घर में कांग्रेस का झंडा होगा। जी। कांग्रेस अगर मुझे संगठन का काम देगी तो मैं ऐसा संगठन खड़ा कर दूंगा, हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस दिखेगी। तो मुझे जो भी काम देगी पार्टी, कुर्सी बिछाने का काम देगी तो ऐसी कुर्सी बिछाऊंगा कि सारी कुर्सियां खाली नहीं होंगी, भरी भरी होंगी। जी। बीजेपी वाले कुर्सी ये ढूंढते रह जाएंगे, एक झंडा तो आप गाड़ ही चुके हैं, वैसे भी बीजेपी वाले जवाब देते नहीं बन रहे हैं। अब ये बात अलग है कि हंसी मजाक में होगी, लेकिन इतने सीरियस मसले पर अगर कोई सत्तासीन दल चुप रहे या उस पर वो साफगोई के साथ चीजें नहीं रखे, तो फिर कई सवाल हम पत्रकारों के लिए भी हो जाते हैं। हम भी करते करते थक गए, जैसे आप बोल रहे हैं कि दीजिए लिस्ट, हम भी कह रहे हैं दीजिए लिस्ट। वो कहते हैं जी नहीं, हमारा मनी जो है वो व्हाइट था, ब्लैक था ही नहीं, तो लिस्ट क्या देनी है, अब ये तो जनता तय करेगी। राव जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया बहुत मुझे और धन्यवाद, बहुत धन्यवाद रोहतला जी, आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत तो हरक धन्यवाद जी। सिंह रावत पूर्व कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी में भी रहे, अब कांग्रेस में हैं और बीजेपी के खिलाफ बम फोड़ चुके हैं। और इस चर्चा के दौरान उन्होंने कई और बम फोड़े जाने का खुलासा कर ही दिया कि वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि हर वार एक साथ नहीं किया जाता, रह रह कर किया जाता है। जब वक्त लगेगा, वक्त पड़ेगा, ऐसी मुसीबत होगी और जब जरूरत पड़ेगी कांग्रेस को, उस समय हरक सिंह रावत और बम फोड़ेंगे। अब वो क्या बम है कांग्रेस के पाले में या फिर हरक सिंह रावत के तरकस से वो कौन से तीर और निकलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस बात का जिक्र उन्होंने किया, उस बात पर बीजेपी से जवाब देते बन तो नहीं रहा है। ये सब जानते हैं, व्हाइट मनी कहकर आप पल्ला झाड़ नहीं सकते, क्योंकि 30 करोड़ 27 करोड़ का मसला और उस मसले पर लगातार कांग्रेस आपसे सवाल कर रही है। हरक सिंह रावत साफ कह रहे हैं कि मैंने जो कहा वो सच है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे उस दौर की ये बात है, वो भी कहते हैं कि सच है। तो सच है तो उस लिस्ट का इंतजार हरक सिंह रावत अभी भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर लिस्ट नहीं आई तो फिर दूसरा बम तैयार है। बहुत शुक्रिया दगड़ियों मेरे साथ जुड़ने के लिए, और खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि हरक सिंह रावत एक कद्दावर नेता और अनुभवी नेता, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जो मंत्री रहे उस दौर से लेकर आज तक की सियासत को देखेंगे तो बहुत अनुभव समेटे वो नेता। लेकिन जो बात बोली है उन्होंने, जो आरोप लगाए हैं उन्होंने, उस पर भी उनसे भी सवाल हुआ है, तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस वक्त ये आरोप बीजेपी पर क्यों लगाया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय उत्तराखंड।